वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है आपके 130 शिफ्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल आपके लगभग इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी ये जो आपका जितना भी जो है पीला में किया गया है, वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक आदमी की कार्य क्षमता हम लोग मान लेते कि यम है और एक लड़के की कार्य क्षमता मान लेते हैं कि बी है। तो अगर एक आदमी की कार्य क्षमता यम है तो टोटल जो है 20 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 यम। और अगर एक लड़के की कार्य क्षमता बी है तो टोटल 15 लड़के की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 बी। तो इधर आदमी की कार्य क्षमता, ये लड़के की कार्य क्षमता जोड़ देंगे तो टोटल कार्य क्षमता हो जाएगा। और इस टोटल कार्य क्षमता के हिसाब से कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते, तो 10 दिनों में पूरा कर लेते। तो आपको पता होना चाहिए, और मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो ये आपका कार्य क्षमता, ये आपका समय, तो टोटल वर्क हो गया। फिर इसी काम को किसके द्वारा किया जाता है, 25 आदमी। तो एक आदमी की कार्य क्षमता यम, तो टोटल कार्य क्षमता 25 यम प्लस 10 लड़की है तो टोटल कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 10 भी। तो इतने कार्य क्षमता के हिसाब से कितने दिनों में कर लेते हैं, 9 दिनों में काम कर लेते हैं। तो इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, दोनों एक ही काम को करते हैं तो दोनों का कुल कार्य बराबर होगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, हल करने के बाद एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर 20 दहें 200, यानी कि 200 यम। इधर आपका कितना, 25 नमा 225, 225 में से 200 यम गया तो आपका कितना बच जाएगा, 25 यम। 25 यम बराबर आपका इधर आपका कितना हो जाता है, 150 बी। 150 बी और इधर 90 बी। तो 150 बी में से 90 बी गया तो आपका कितना बच जाएगा, 60 बी। कितना हो जाएगा, 60 बी। काटेंगे, ये आपका 5 से कट रहा है तो 5 से कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। ये आपका कितने बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर से आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12, और एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो 5 आ गई। तो वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि आदमी और लड़के की दैनिक कार्य, यानी कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो आदमी और लड़के, तो आदमी की कितनी है, 12 कार्य क्षमता, और लड़के की कितनी है, 5 है। तो 12 अनुपात आपका सही आंसर होगा, 12 अनुपात 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 जो है संतरे के पेड़ों पंक्तियों में इस प्रकार जो है लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त जो है पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्या निकालना होगा, इन जो पेड़ों की जो है यहाँ पर संख्या अलग अलग चीज़ों की दी गई है, उनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि 24 का, 56 का और 72 का हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम चाहिए। तो 24, 56 और 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 24 8 से ये भी कटेगी, 56 भी आपका 8 से कटता है और 72 भी आपके 8 से कटता है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम 8 हो जाएगा। तो अब ये आपका एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा कि प्रत्येक पंक्ति में जो है कितना पेड़ होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पंक्ति होंगे। तो यहाँ पर जो है अगर एक पंक्ति में मैक्सिमम 8 पेड़ रह सकते हैं, तो 24 पेड़ अगर आम की है तो कितने पंक्ति बनेंगे आम के, तो 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और उसी तरीके से अगर टोटल सेब 56 है तो और एक पंक्ति में 8 पेड़ ही रह सकते हैं, तो टोटल 56 पेड़ के लिए कितने पंक्ति बनेंगे, तो 8 से काटेंगे 56 को तो 7 बार में चला जाएगा, यानी कि 7 पंक्ति में सेब के लगेंगे। और टोटल जो है 72 संतरे है तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9।
यानी कि 3 पंक्ति आम के, 7 पंक्ति सेब के और 9 पंक्ति संतरे के लगेंगे। तो टोटल कितना पंक्ति हो गया, यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 9 19, यानी कि कुल मिलाकर 19 पंक्तियों में सभी पेड़ों को लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया है, यहाँ पर ग्राफ में बोला जा रहा है कि 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या दी गई है। और ये जो आपका ब्लू आपका रंग का दिख रहा है वो आपका क्या है, फीमेल वर्कर यानी कि महिला जो कार्य करती है उनकी संख्या दी गई है। और ये जो लाल वाले वो आपका मेल वर्कर यानी कि आदमियों जो कर्मचारी है उनकी संख्या दी गई है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी में जिसमें जो है पुरुष और महिला दोनों काम कर रहे हैं लेकिन उनमें अंतर, संख्या में अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिसमें ये जो है डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा वही आपका क्या होगा, अंतर वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अंतर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप संख्या से नहीं भी देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी में हमें महिला और पुरुष वर्कर में सबसे अधिक अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप संख्या से भी अगर अंतर निकालना चाहें तो अंतर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 250 है, यहाँ पर आपका कितना है, 100 है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 100 का। यहाँ पर आपका 350 है, 200, यानी कि यहाँ पर अंतर 150 का है। यहाँ पर आपका अंतर कितने का है, ये आपका 300 है, 150 है, यानी कि यहाँ पर 50 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाता है, ये आपका यहाँ पर 100 है, ये आपका 350, यानी कि 250 का अंतर है। तो सबसे अधिक अंतर डी वाले कंपनी में। तो इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x और y जो है दो धनात्मक संख्याएं यानी कि पॉजिटिव नंबर है, यदि रूट x बराबर 8 है और x² प्लस y बराबर 4112 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रूट y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या निकालना होगा, x² का वैल्यू निकालना होगा, तब हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकालेंगे तो फिर रूट y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले जो ये अंडर रूट है उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। लेकिन हमें क्या चाहिए, x² का वैल्यू चाहिए। तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 64 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16, 6 चौक 24 दूनी 48 49, 4 6 चौक 36 और 4 40, यानी कि 4096 आपका क्या हो गया, x² का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर x² का वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4112 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 4096। माइनस करेंगे तो आपका y का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, रूट y का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ रूट कर देंगे। तो आपका रूट y का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 16 किसका मान होता है, बाहर आ जाएगा तो आपका 4 आएगा, यानी कि रूट y का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह जो है 6000 रुपये बचत करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमर की आय क्या है। तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों के द्वारा जो बचत की जाती है वो समान है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो रेशियो में भी जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है, समान है। यहाँ पर जो है अमर जो है कमाता कितना है, 5 यूनिट, और खर्च कितना कर देता है, 2 यूनिट, तो बचाता कितना है, 3 यूनिट बचाता। और यहाँ पर भी जो है कोमल जो है कमाती कितनी है, तो 4 यूनिट कमाती है और खर्च कितनी कर देती है, 1 यूनिट। तो 4 में से अगर 1 यूनिट खर्च कर देगी तो बचेगा कितना, 3 यूनिट। यानी कि दोनों जो यहाँ पर रेशियो में भी जब अंतर देख रहे हैं तो दोनों में समान यूनिट का ही बचत कर रहा। और यहाँ पर रुपये में भी बोला गया कि समान का बचत कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 2000 रुपये के बराबर। आपसे पूछा क्या गया, अमर का आय। तो अमर का आय कितना था, 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000, यानी कि 10,000 क्या हो जाएगा, अमर की आय होगी, यानी कि इनकम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिल जो है 7200 रुपये, दुबे को 3 वर्षों के लिए जो है 8400 रुपये, यानी कि अमर को जो है 3 वर्षों के लिए 7200 रुपये और राघव को 8400 रुपये जो है 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल जो है यानी कि 4968 रुपये प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि कितनी है।
तो यहाँ पर जो है मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला बताया था। क्या होता है फार्मूला? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P से प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है। तो परट से भी आप इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि इस 7200 रुपये को 3 वर्षों के लिए, 7200 रुपये को जो है 3 वर्षों के लिए कितने की दर से हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं आर की दर से, बटा 100। फिर जो है 8400 रुपये किसे? राघव को दिया कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। और दोनों का ब्याज दर जो है वो क्या है? समान है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि समान ब्याज दर पर दोनों को उधार दिया गया। तो अगर यहाँ पर इसका रेट आर माने तो इसका भी रेट यानी कि दर क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। और इन दोनों का कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है रुपये में? तो 49,68 रुपये प्राप्त होता है। यहाँ पर से हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 72 थी आपका कितना हो जाएगा? 216 आर प्लस 84 चौक कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 4 चौक 16 यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 300। 8 चौक 32, 4 चौक 16 यानी कि 336 आर हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4968। जोड़ने पर आपका कितना हो जाएगा? 6 6 12, 3 1 4 1 5, 3 2 5। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4968। काटेंगे तो कितना बार में? देखते हैं 9 बार में शायद चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 4, 9 पचे 45, 4 49 यानी कि हाँ आपका 9 बार में चला जाएगा। तो रेट आपका कितना आ गया यहाँ पर से? 9% यानी कि 9% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या दिया गया? यहाँ पर जो है ग्राफ दिए गए। ग्राफ में क्या है? मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी और सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, यानी कि इन सभी विषयों में कुल मिलाकर छात्रों की संख्या 120 है, सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, यानी कि जो भी विषय है, यानी कि टोटल कितने विषय है? 5 विषय है, और टोटल छात्र कितने हैं? 120 है, यानी कि टोटल 5 विषय है और टोटल 120 छात्र है। तो एक विषय में कितने छात्र होंगे? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि सभी विषयों में समान छात्र है, तो एक विषय में कितने छात्र हो जाएंगे? यहाँ पर से 24 छात्र होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपको बताना है कि तो कितने छात्र जो है भाषाओं का अध्ययन करते, यानी कि लैंग्वेज का अध्ययन करते। तो इंग्लिश क्या है? यानी कि अंग्रेजी एक भाषा है, और हिंदी भी आपकी क्या है? एक भाषा है। तो ये दो क्या हो गए? ये दोनों एक भाषा है। ये तो सोशल साइंस, साइंस और मैथ आपका ये आपका पढ़ने का सब्जेक्ट है। ये दोनों भाषा है, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर एक विषय में 24 स्टूडेंट है तो टोटल जो है 2 विषय है, तो 2 विषय में कितना हो जाएंगे? 24 दूना 48 स्टूडेंट होंगे हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो है 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म यानी कि पेयर संभव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई संख्या होती है उनमें से पहले उन दोनों संख्याओं का महत्तम गुणज होता है। तो यहाँ पर जो एक संख्या क्या रही होगी? एच एक्स, और दूसरी संख्या क्या रही होगी? एच वाई रही होगी। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि दोनों जो भी संख्या होती है खुद में जो है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणज होता है, और ये जो एक्स वाई होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? अगर उन दोनों संख्याओं से एचसीएफ अलग कर लिया जाएगा और जो दो फैक्टर बचेंगे वो क्या होंगे? आपस में कोप्राइम फैक्टर होंगे। तो यही आपका यहाँ पर क्या दिया गया? यही दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर क्या दिया गया? 288 दिया गया है। और एचसीएफ को किससे डिनोट किया जाता है? एच, और एच बराबर कितना है? 16 है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं? एच कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। एच कॉमन ले लेंगे तो एच का वैल्यू कितना है? 16 बराबर आपका कितना है? 288। 16 से काट देंगे तो कितना बार में चला जाएगा? यहाँ पर एक बार में, और 8 4 12, तो 16 80 188 यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना वैल्यू आ गया? तो 18 वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है? x और y का खुद से वैल्यू करना है, यानी कि खुद से वैल्यू मानना है। और जो भी x और y का वैल्यू मानेंगे वो क्या होने चाहिए? आपस में कोप्राइम होने चाहिए। आपस में क्या होने चाहिए? सअभाज्य होने चाहिए, यानी कि कोप्राइम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या मान सकते हैं? x प्लस वाई चाहिए, यानी कि हम लोग 1 मान सकते हैं x को, और y को क्या मान सकते हैं? 17, 1 और 17। फिर जो है 2 और 16 नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें भी 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर है, यानी कि दोनों का मैंने क्या बताया कि जब दो संख्या आपस में को प्राइम होते हैं तो कोई भी फैक्टर आपस में समान नहीं होते दोनों संख्या का। तो इसमें तो 2, इसमें भी 2 का फैक्टर, इसमें भी 2 का फैक्टर, यानी कि ये नहीं ले सकते। 3 और 15 भी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में 3 फैक्टर है। 4 और 14 भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 2 फैक्टर है। 5 और 13 ले सकते क्योंकि ये आपस में क्या है? को प्राइम है,
ये आपस में कोप्राइम है। फिर आगे आपका 6, 12 नहीं ले सकते क्योंकि 6 जो है कॉमन फैक्टर है। 7 और 11 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 7 और 11। इसके बाद 8 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है। 9 और 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 कॉमन फैक्टर है। बाकी तो आपका उल्टा संख्या चले जाएंगे इसके बाद 9 और 9 के बाद। तो आपका कितना पेयर बन गया यहाँ पर से 3 पेयर, यानी कि 3 पेयर आपके बन गए टोटल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ये जो है x पे पावर 1/x है, मतलब इसका क्या होता है 1/x होता है, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 7 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है x³ प्लस x पे पावर, ये आपका क्या है एक तरीके से अलग से 1/x³ है, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दिया गया है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया। तो जब आपका इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/x का और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या करेंगे 7 को कुछ समय के लिए a मान लेते, तो हल करने के लिए इसे क्या करेंगे a³ माइनस 3a करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आप शॉर्टकट याद रखिएगा। तो क्या करेंगे a को 7, क्योंकि ये का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343 माइनस 3 है तो कितना हो जाएगा 7 3 21, तो 343 में से 21 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 तो 2, 3 में से 0 तो 3, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 322। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या को पहले जो है 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या जो है मूल्य संख्या से 64 कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर किया गया कि ये जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 20% का 1/5 और 15% का कितना हो जाएगा आपका 3/3 कितना हो जाएगा 20, यानी कि पहले बार में जो है संख्या में क्या किया गया 5 यूनिट वाले संख्या में 1 यूनिट की क्या कर दी गई कमी कर दी गई, यानी कि 5 यूनिट से वह संख्या कितनी हो गई 4 यूनिट। फिर जो है बाद में क्या हुआ 20 यूनिट की कोई जो है संख्या को उसमें 3 यूनिट की वृद्धि कर दी, यानी कि 20 यूनिट की अगर वो संख्या थी तो बाद में 3 यूनिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई 23 यूनिट कर दी गई। तो ये आपका जो है इनिशियल वैल्यू है उस अंक का, यानी कि उस जो है मूल्य संख्या का, ये जो है आपका फाइनल वैल्यू है। जो कटेगा पहले काट लेंगे बाद में गुना कर देंगे सीधा सीधा। तो पहले क्रॉस देखेंगे, जो कटेगा वो काट लेंगे। क्रॉस देखना है, सीधा सीधी नहीं देखना, क्रॉस देखेंगे। तो क्रॉस आपका 4 5 20 कट रहा है, सीधा सीधी आप क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 5 25 आपका हो गया, यहाँ पर से आपका 23 हो गया। तो यहाँ पर जो है पहले जो है उस संख्या का यूनिट में मान कितना था 25 था, घटकर कितनी हो गई 23, यानी कि कितनी की कमी आई है तो 25 से 23 हो गई, यानी कि 2 यूनिट की कमी आई है। और कमी कितना है अंक में तो 64 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 32, 2 से काटेंगे तो 32 बार में चला जाएगा। हमें क्या चाहिए मूल्य संख्या चाहिए, तो मूल्य संख्या यानी कि इनिशियल वैल्यू कितना था तो 25 यूनिट था, यानी कि हमें 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 32 है तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 25 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 3 75, 25 दूनी 50, यानी कि 750 और 50 यानी कि 800। तो 800 आपकी क्या हो गई मूल्य संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या है पहले 15 माइनस 6.3 को 7 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 9 63, यानी कि 0.9 आएगा, प्लस 3 इंटू 1.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39, यानी कि 3.9 आएगा, माइनस 2 हल कर लेंगे। प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 18, यानी कि 18.9, माइनस वाले को जोड़ लेंगे, ये जो है माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2.9 हो जाएगा। तो 18.9 में से 2.9 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 16, यानी कि 16 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो आपका क्या है ग्राफ के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है ग्राफ में क्या क्या दिया गया है, ये जो है यहाँ पर विद्यालय के नाम दिए गए, यहाँ पर जो उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया और इधर क्या दिया गया छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात में वैल्यू दिया गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का अनुपात कितना, यानी कि हमें क्या चाहिए विद्यालय बी में जो छात्रों की संख्या है उत्तीर्ण छात्रों की और सी में जो छात्रों की उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उनका क्या पूछा जा रहा है अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बी में जो है टोटल कितने छात्र है 32 छात्र है, और यूनिट में जो है वैल्यू कितना है टोटल
5 और 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, टोटल 32 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, छात्रों की संख्या पूछी जा रही है। तो छात्रों की संख्या यूनिट में कितनी थी, बी में 3 थी। कितनी थी, 3 थी। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात। अब क्या चाहिए हमें, सी का चाहिए। तो सी में टोटल 24 छात्र है। यूनिट में टोटल कितना है, 2 या 1 3 यूनिट है। 3 यूनिट बराबर टोटल कितने छात्र है, 24 के बराबर है। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो आपसे छात्रों की संख्या चाहिए, तो छात्रों की संख्या सी में कितनी थी, आपकी 1 थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, यानी कि 8 छात्र थे। इन दोनों का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 तिया 12 4 दूनी 8, यानी कि 3:2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे, 25 को 10 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कि 2.5 माइनस इधर जो है क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट वाले को गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 7/4 तिया 12, यानी कि 7/12 आएगा। इंटू आपका क्या है, 6/5 है, तो 6/5 लिख देंगे। प्लस आपका यहाँ पर कितना है, 14/3 है, इंटू कितना है, 9/10 है, माइनस ये आपका जो है मिडिल ब्रैकेट में क्या है, 1/5। भाग को गुना में चेंज करते तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है। तो 1/25 को क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो 6 दूनी 12 यहाँ पर आपका चला गया, 3 तिया 9 यहाँ पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 चला जाएगा। तो आपका टोटल कितना बच जाता है, यहाँ पे तो 2.5 था, माइनस आपका कितना आ गया यहाँ पर से, 5 दूनी 10 नीचे आएगा, यानी कि 7/10। तो पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 0.7, प्लस 14 तिया 42, 42/10 है, तो कितना आपका आ जाएगा पॉइंट में, 4.2, माइनस यहाँ पर आपका कितना -5 है। प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को भी जोड़ देंगे। प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 4 और 2 6.7 हो जाएगा, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7, 0.7 माइनस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा। तो 6.7 में से 5.7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 8, 12, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 तो नहीं होगा, 48 होगा। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो हमें क्या चाहिए, 400 और 500 के बीच की संख्याएं चाहिए। तो संख्या कैसे आएगी, 48 के ये जो शेषफल है उसको क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो हमें क्या करेंगे, के का वैल्यू क्या पुट करे कि वह जो है संख्या के का वैल्यू क्या पुट करे कि उसे गुना करने पर और पूरा हल करने पर वो संख्या जो आएगी वो क्या आनी चाहिए, 400 और 500 के बीच में आनी चाहिए। तो हल करेंगे, यहाँ पर जो है अगर 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, अगर के का मान 10 रखते हैं, के का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो एक संख्या आपकी यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, 48 × 10 तो 480, प्लस आपका 5 कितना हो जाएगा, 485 होगा। तो एक संख्या हमारी कितनी आ गई, 485, जो कि 400 और 500 के बीच है। एक संख्या और आपकी यहाँ पर आ सकती है, जब इसे 9 से गुना करेंगे, यानी कि के का वैल्यू अगर 9 मान ले, के का वैल्यू अगर 9 मान ले तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, गुना करेंगे तो 480 में से आपका 48 कम, यानी कि 432, 48 × 9 करेंगे तो 432, 432 और प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा। तो ये दो संख्या है वो क्या आएगी, 400 और 500 के बीच आएगी। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर, यानी कि योगफल इन्हीं दोनों संख्याओं का पूछा जा रहा है। तो योगफल निकाल लेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12 1, 8 3 11 1 12 1 4 4 8 1 9, यानी कि 922 आपका क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर एक वृत्त यानी कि एक सर्कल खींचा गया है। समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेता हूँ। तो ये जो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, और इसके अंदर क्या एक अंतःवृत्त यानी कि एक इसके अंदर सर्कल है।
आपको क्या दिया गया कि 2, जिससे जो है समकोण बनती है उसकी जो है भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 10 है, ये अगर 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने जो है काफ़ी बार आपको जो है पहले ट्रिपलेट बता रखा है कि कुछ कुछ ट्रिपलेट आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि 3 4 का क्या बनता है 5, उसी तरीके से 6 8 का क्या बनता है 10 बनता है, 12 5 का क्या बनता है 13 बनता है, उसी तरीके से आपका बन जाता है इसका काची कहता है इसका 10 और 24 का क्या बन जाता है आपका 26 बन जाता है। उसी तरीके से 16 और 12 का क्या बन जाता है 20 बन जाता है। आपका जो है यहाँ पर 24 और 7 का क्या बन जाता है 25 बन जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट कुछ कुछ याद रखिएगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न जल्दी हल कर पाएंगे, वरना आपको जो यहाँ पर हाइपोटेनस थ्योरम लगाकर यहाँ पर इसे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके का ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो अब जो अब हमें क्या चाहिए, तीनों भुजाएं तो अब हमें पता चल गई, हमें क्या चाहिए इसकी जो है त्रिज्या चाहिए, इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त दिया हुआ रहे और इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस पूछे, तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये जो आपका इसे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस कर देते, बटा आपका क्या हो जाता है 2, क्या कर देते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2, यानी कि लंब बटा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये फार्मूला आपका होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं था, बस आपका फार्मूला पता होना चाहिए था। तो फार्मूला आपका यहाँ पर पुट कर देंगे। आपका जो है लंब कितना है 10, आधार कितना है 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 34 और कर्ण कितना है 26, तो 34 माइनस 26 बटा 2, 34 में से 26 गया तो 8 बटा 2, तो हल करने पर यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है कुछ ट्रिपलेट होते हैं महत्वपूर्ण, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, ए बी सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी बराबर 15 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू आपका क्या हो जाता है इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे वैल्यू पुट कर लिए, सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला ध्यान रखिएगा, आप आसानी से बना लेंगे। तो फार्मूला पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। हमें क्या चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का हमें जो है ये चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो abc का यहाँ पर क्या दिया गया है मान 15, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है 14, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है 14 है, तो 14 का यहाँ पर क्या करना स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196। 1 से लेकर 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी होता है, ये रीजनिंग और मैथ दोनों में आपको मदद करेगी। फिर जो है आपका क्या है माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया 47, तो 3 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 47 लिख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर हल करने पर, इधर आपका 14 इंटू यहाँ पर आपका कितना हो गया 47 थी, आपका हो जाएगा 7 21 4 12 2 14, 196 में से 141 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया, तो कितना बच गया 5। तो आपका यहाँ पर जो है गुना करने पर कितना हो जाएगा 14 25 70, 14 25 70 यानी कि 770। ये जो है गुना करने पर कितना आ जाएगा 15 या 45, तो उधर जोड़ेंगे तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 45। तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है आपका टोटल यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से टोटल आपका आ जाएगा 5 7 4 11 7 1 8, यानी कि 815 क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ये टोटल आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विनोद जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुँचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुँचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच में
तय जो है करता है, यानी कि जो ऑफिस और घर के बीच की दूरी है वो आपसे पूछा जा रहा है कि वह दूरी कितनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं घर से ऑफिस की दूरी जो है कितनी है, 1 किलोमीटर है। क्या मान लिया हम लोगों ने, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मान लिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूरी जो है उसे लिख देंगे 1 किलोमीटर। फिर क्या करेंगे, ये जो चाल आपकी दी गई है उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो 120 क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिख देंगे, बराबर आपका क्या करेंगे, एक बार आपका क्या है एक बार आपका देरी से पहुंचा है, एक बार आपका जल्दी पहुंच गया। तो यानी कि दोनों क्या, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है। तो क्या कर देंगे, दोनों समय को जोड़ देंगे। तो समय टोटल कितना हो जाएगा, 8 मिनट। लेकिन चाल आपकी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी हमें किलोमीटर में चाहिए। तो समय भी किस में होनी चाहिए, घंटा में। तो इस 8 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो कितना आपका हो जाएगा, 60 से भाग कर देंगे। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। हल करेंगे, यहाँ पर से ए का मान आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 60 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि ए बराबर आपकी यहाँ पर से कितनी आ गई, 8 दूनी 16 किलोमीटर। यानी कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी 16 किलोमीटर आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राजकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। उनमें से एक को जो है 20% के लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को जो है 15% हानि यानी कि लॉस पे बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जो परसेंट में जो वैल्यू दिया गया उसे फ्रैक्शन कर लेंगे। यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। और यहाँ पर से जो है 15% का हानि का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। तो यहाँ पर जो है क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है पहला जो है टीवी है, ये दूसरा टीवी लिख लेते हैं, उसका जो है यहाँ पर सीपी और विक्रय में। तो यहाँ पर बोला गया कि पहले टीवी को जो है 20% के लाभ यानी कि 1/5 के लाभ में बेचा गया। यानी कि 5 यूनिट का कोई टीवी को 1 यूनिट का लाभ यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया गया। फिर यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो है 3/20 का हानि होता है। यानी कि 20 यूनिट के कोई सामान को 3 यूनिट के हानि यानी कि कितने में बेच दिया, 17 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर तो आपके पहले वाले जो है टीवी का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है, दूसरे वाले का 17 यूनिट है, बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 17 को इधर वाले में गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पर इंटू 17, यहाँ पर इंटू 17, और 6 को क्या कर देंगे, इधर गुना कर देंगे। यहाँ पर भी इंटू 6, यहाँ पर भी इंटू 6। तो आपका यहाँ पर से जो है क्या निकल जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 17×5 = 85 या 17×6 = 2 यानी कि 85 का सामान जो है कितना में बेच दिया, 102 रुपये में बेच दिया, 102 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर लाभ आपका कितने का हो रहा है, 17 यूनिट का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 17 यूनिट का प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 120 का सामान 102 में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 यूनिट का लॉस यानी कि हानि हो रहा है। तो पहले वाले वस्तु को तो 17 यूनिट के लाभ में बेचा, लेकिन दूसरे वाले वस्तु को 18 यूनिट में के हानि में बेच दिया। तो कुल मिलाकर कि लाभ या हानि हुआ, 17 का प्रॉफिट किया पहले वाले वस्तु में, लेकिन दूसरे वाले में 18 की हानि कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 यूनिट का हानि हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें तो रुपया में चाहिए कि कितने का हानि हो रहा है, तो लाभ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हानि हो रहा है लेकिन हमें रुपया में चाहिए, तो रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या दिया गया, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का योग दिया गया। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का योग यूनिट में कितना हो जाएगा, ये तो आपका 17×5 = 85 है, दूसरे वाले का 20×6 = 120 है। टोटल जो है यूनिट में कितना हो जाएगा, 205 यूनिट हो जाएगा। 205 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 41,000 दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 यानी कि 200 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200। तो लॉस कितने का हुआ था, 1 ही यूनिट का तो लॉस हुआ था। तो लॉस आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये का लॉस यानी कि हानि होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी जो है ट्रायंगल का जो है नाम क्या दिया गया है, ABC। बोला गया है कि यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है, यदि BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं फिगर से आप सबको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक हम लोगों ने क्या बना लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि
आपका समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। इसे जो है ए बी सी नाम दिया गया। और क्या बोला गया कि ए बी बराबर ए सी, और लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब सामने वाली जो है कोण से इस सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है, तब इस जो है आधार वाले भुजा को क्या कर देते हैं, बराबर भागों में बांट देता है। तो जब इस कोना से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। तो ये अगर पूरी लंबाई BC 10 है, तो अगर इसे हम लोग O मान लें तो BO की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर पूरी 20 है तो आधी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर से अब हमें क्या पता है, ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है हाइट है। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया AOB। तो अगर ये 26 है, ये 10 है, तो ये अभी मैंने बताया था ट्रिपलेट की, ये आपका क्या हो जाएगा 24 होगा। तो अब हमें क्या पता है, आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है। किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस यानी कि आधार इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई होता है ये फार्मूला। तो आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो हाफ बेस यानी कि आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी है 24। हल करेंगे, 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि एरिया आपका कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेबिट को जो है 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे जो है 30% के लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है, ये मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है 100% के सामान को पहले क्या किया गया 20% के लाभ में बेचा गया, यानी कि कितने परसेंट में बेचा, 100 का सामान 20% के लाभ यानी कि 120% में बेचा। तो 120% में बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 1,20,000 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू 1,000 रुपये। फिर बोला गया कि वह जो है 20% के लाभ की जगह बोल रहा है कि 30% के लाभ में बेचेंगे। हम बोला कि 20% की जगह 30% के लाभ में बेचेंगे। तो 100% का सामान 30% के लाभ में बेचेगा, यानी कि कितने में उसे बेचना है 130% में बेचना है। तो अगर 1% का वैल्यू 1,000 है तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,30,000 होगा। 1% का वैल्यू अगर 1,000 है तो 130% का वैल्यू 1,30,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 5 बार 9 लिख देंगे, वही क्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। विभाजित हमें किससे करके देखना है 468 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 468 से 99,999 को भाग करके देखेंगे, और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचेगा उसे क्या कर देंगे 99,999 में से माइनस कर देंगे, तो संख्या निकल जाएगी जो 468 से पूर्णतः विभाज्य होगी और 5 अंकों में सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर भाग करेंगे पहले 2 बार में, तो 8 दूनी 16, 46 दूनी 92, 1 93। तो कितना बच गया यहाँ पर से 3, 6, 63 बार में चला गया 9, एक बार में अगर तो कितना हो जाएगा 468, 9 में से 8 गया 1, 7, 6, 13, यहाँ पर आपका 5 में से 4 गया 1, 9। फिर क्या करेंगे यहाँ पर से 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में, 4 बार में नहीं 3 बार में। 3 बार में तो 8 तिया 24 हाथ में 2, 6 तिया 18, 18 2 20 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14। शेषफल कितना बच जाएगा 5, 1, 3 यानी कि 315 शेषफल बच गया। तो इसको क्या करेंगे 99,999 में से माइनस कर देंगे, कितना 315। तो आपका कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 99,684 क्या 468 से पूर्णतः विभाज्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक क्या बने पूर्ण वर्ग बने, यानी कि कोशेंट जो भी ये जो संख्या है उसे अगर छोटी से छोटी संख्या विभाजित करने पर जो आपका भागफल यानी कि कोशेंट आएगा वो असल में क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन सबसे बेहतर होता है बनाने का। और यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना है, क्या चाहिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यानी कि छोटी से छोटी संख्या से हमें क्या करना है, विभाजित करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से हम लोग सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, यानी कि हम लोग 3 से शुरुआत करेंगे। तो 3 से यहाँ पर जो है पहले विभाजित करेंगे, तो 3 से विभाजित करने पर आपका कितना आता है, 11 तिया 33, 2 बचा तो 3 7 21, 3 6 18 यानी कि 0। तो क्या ये कभी किसी का स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर कभी भी किसी का नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब आपका जो है जैसे कि 110 का स्क्वायर करेंगे, तो 110 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 121 100, यानी कि अंतिम में क्या आना चाहिए, 2 शून्य आना चाहिए। या फिर कभी भी जो है आपका जीरो, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा उसी का स्क्वायर पर ही इकाई अंक 0 आ सकता है। और जब अगर 0 आएगा तो कितना 0 आना चाहिए, जो 0 आना चाहिए, यानी कि ये कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। 1100 यानी कि 11,760 स्क्वायर नहीं है। अब 4 चेक करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 4 8 32, आपका कितना हो गया, 4 8 32, 4 दूनी 8। तो फिर आपका जैसे कि मैंने पिछले में समझाया, जब तक आपका 2 0 नहीं आएगा तो ये भी आपका स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि 4 भी आपका नहीं होगा। 5 चेक करेंगे, 5 से भाग करने पर आपका कितना आ जाता है, 5 7 35, 0, 5 5 25, 5 6 30। तो ये आपका स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर जो स्क्वायर चेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आपको जो है सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ स्क्वायर चेक करने का, होता है कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी उसका इकाई अंक कभी भी ना तो 2 रहेगा, ना ही 3 रहेगा, ना ही 7 रहेगा, ना ही 8 रहेगा। तो ये हो जाता है आपका पहला तरीका चेक करने का। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसका इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी 4 अंकों में से इनमें से नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है चेक करने का, कि इसका जो डिजिटल रूट होगा उसका डिजिटल रूट, यानी कि उसका जो है डिजिटल सम कितना आना चाहिए उस रूट का, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। उसका जो डिजिटल रूट का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये आपका दूसरा तरीका होता है चेक करने का। तो क्या इसका 1 4 7 या 9 आ रहा है, तो चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 को भी जो है हम लोग जोड़ेंगे एक बार और, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9। तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि क्या मैंने बताया था यहाँ पर 9 रहता है जब वो स्क्वायर रहेगा, यानी कि ये क्या बन रहा है, पूर्ण वर्ग ये बन रहा है। अगर आपको यहाँ पर भी नहीं चेक कर सकते तो एक और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 6 जो है किसका स्क्वायर पर आता है, 4 का आता है, एक आपका 6 पर आता है। पहले 2 को हटाएंगे, यहाँ पर आपका जो है कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 86 और 84 में से किसी एक का ये स्क्वायर हो सकता है। 86 का है या 84 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, 8 × 9 करेंगे, 9 8 कितना होता है, 72, 72 से ये 70 कम है, यानी कि ये 86 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 84 का। 84 का गुना करके देख लेंगे क्या 1756 आता है, चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 8 चौक 32 दूनी 34, 34 1 35 3, और कितना आपका 4 चौक 16 1, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 है 1 65, 65 कितना हो गया, 6 6, 8 8 64 6 कितना हो गया, 70, 1756 आ गया। यानी कि ये क्या है, असल में 84 का स्क्वायर है। तो मैंने जो है काफ़ी तरीका आपको बता दिया स्क्वायर चेक करने का। पहला तरीका, दूसरा तरीका, या फिर अंडर रूट निकाल के उस संख्या निकाल सकते हैं कि वह किसका स्क्वायर है, ये निकाल सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सबसे छोटी संख्या है जो कि विभाजित करने पर वो जो भागफल आता है वो पूर्ण वर्ग आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस का विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 65% है। तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 13/20, यानी कि एक विकर्ण, पहला विकर्ण जो है कितना है, D1 यानी कि 20 यूनिट है, और D2 कितना है, दूसरे विकर्ण का 65% है, यानी कि ये D2 है। D2 का लंबाई जो है 20 यूनिट है, और D1 का लंबाई कितना है, 13 यूनिट। ये जो है D1 का लंबाई 13 यूनिट और D2 यानी कि दूसरे वाले डायगोनल की लंबाई 20 यूनिट। फिर जो आगे बोला गया कि लंबे विकर्ण की भुजा मानकर एक जो है क्या किया गया, वर्ग खींचा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्र, वर्ग की जो है भुजा मानी गई है वो किसकी भुजा मानी गई है, जो ये दूसरा वाला यानी कि जो बड़ा वाला विकर्ण है उसको जो है क्या माना गया, वर्ग का भुजा माना गया। तो ये अगर 20 यूनिट है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट। अब हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा वर्ग का। रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ये तो आपका हो गया रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का। वर्ग का क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे, अनुपात में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो D1 आपका कितना है, 13, D2 कितना है, 20।
और यहाँ पर कितना है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर करना है, यानी कि 20 इंटू 20 करेंगे क्योंकि भुजा की लंबाई 20 यूनिट है। तो 20 से 20 आपका चला गया, हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13:20 दूनी 40, यानी कि 13:40 होगा दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे जो है खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि 690 अंडे जो है खरीदती है तो उसमें जो है कितने अच्छे अंडे होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि 18 अंडे अगर वो खरीदता तो उनमें से 3 अंडे क्या हो जाते, खराब हो जाते। तो टोटल कितने अंडे खरीदता, 18 अंडे, उनमें से जो है कितने अंडे खराब हो जाते हैं, 3 अंडे खराब हो जाते हैं। तो बचता कितना अंडा है, जो कि अच्छा अंडा होता है। तो 18 में से 3 अंडे खराब हो गए तो बच कितना गया, 15 अंडा, यानी कि 18 अंडों में से 15 अंडे सही है। तो कितना भाग सही रहता है, तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी कि जितना भी अंडा खरीदा जाएगा उसका 5/6 भाग क्या रहेगा, अच्छा अंडा रहेगा। तो ये क्या है, टोटल अंडे कितने खरीदे गए 690, उसका क्या निकालेंगे 5/6, तो आपका क्या निकल जाएगा, उतने अच्छे अंडों की संख्या निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपको कितना बार में चला जाएगा, एक बार में, और 15 छक 90 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 पचे 75, यानी कि 575 क्या आ गए, अच्छे अंडों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, यानी कि कैप्टन जो है उसकी उम्र कितनी है, 35 साल है। फिर बोला गया तथा विकेट कीपर की आयु जो है कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी कि मोर है। तो आपकी जो है विकेट कीपर की आयु जो है इससे 5 वर्ष अधिक, यानी कि 35 और 5 40 उम्र है। फिर आगे बोला गया कि यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाता है तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु जो है पूरे टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पहले आयु का योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 35 और 40 आपका 75 हो जाएगा। उनमें से क्या करेंगे, जितनी जो है कुल आयु की कमी हो जाती है इन दोनों के हटने से, उसका क्या करेंगे, योग निकाल देंगे। तो टोटल कितने थे, 11 सदस्य, 11 सदस्यों में 3 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है जब इन दोनों छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि इन दोनों को हटा दिया जाता है। तो टोटल कितना कमी हो जाएगी, तो 11 या 33 उम्र की कमी हो जाएगी। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि 42 आ गए। तो यहाँ पर 42 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो है कैप्टन है और विकेट कीपर है, इसको क्या कर देंगे, 2 लोग हैं तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, ये जो है जो बचे हुए जो पूरे टीम में, यानी कि अगर इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता तो कितने लोग बच जाते हैं, 9 लोग। तो यहाँ पर जो है इन 9 लोगों का क्या निकल जाएगा, औसत आयु निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बार में चला जाएगा, 21 बार में चला जाएगा, यानी कि इन 9 लोगों का औसत आयु कितना है, 21 वर्ष है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे टीम की औसत आयु कितनी है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 की कमी हो जा रही है हटाने पर, उसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तभी तो पूरी टीम की औसत आयु आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ ये जो है, अगर ये जो है छोड़कर चली जाती है, तब अगर आपसे पूछा जाता कि उन 9 लोगों का औसत आयु कितना है, तब आपका 21 होता। लेकिन आपसे पूरा टीम का पूछा जा रहा है तो उसमें +3 कर देंगे, जो कि यहाँ पर कमी हो रहा था उसके कारण। तो कितना हो जाएगा टोटल, 21 और 3 24 हो जाएगा, यानी कि पूरी टीम की जो औसत आयु कितनी है, तो 24 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 15 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, cot 15 डिग्री जो है उसी का उल्टा मान हो जाएगा, यानी कि tan 15 डिग्री जितना मान होगा उसी का उल्टा किसका मान हो जाएगा, cot 15 डिग्री का मान हो जाएगा। तो पहले tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर tan 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 क्या होता है, 15 डिग्री ही तो होता है। और इसका जो है tan जो है थीटा माइनस फाई का जो है क्या फार्मूला हो जाता है, tan 45 डिग्री माइनस, ये मैं आपको फार्मूले की तरीके से ही बता रहा हूँ, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। तो tan थीटा माइनस tan फाई, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा 1 प्लस आपका क्या हो जाता है tan 45 डिग्री इंटू आपका क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री होगा। तो साइन कॉस सेक tan कॉट से का 0 से लेकर 90 डिग्री तक
वैल्यू जो है ज़रूर आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिग्री का वैल्यू बहुत जगह पूछा जाता है, तो वैल्यू जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 का 1 मान होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 45 का तो मान 1 होता है, इंटू tan 30 डिग्री है तो 1 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1, और √3 तो कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, √3 + 1। रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जब आपका बेस सेम रहता है तो कुछ नहीं, ऊपर का होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपका बेस सेम रहे तो कुछ नहीं करना, ऊपर का होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे का अलग अलग स्क्वायर। तो ऊपर का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 - 2√3 बटा नीचे का कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से आपका हो जाएगा √3, यानी कि 3 माइनस ये जो आपका क्या हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 से काट देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 2 - √3। तो मैंने क्या बोला था, cot 15 डिग्री का मान इसी का उल्टा हो जाता है, तो cot 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 + √3। दोनों का योग पूछ रहा है तो +√3 - √3 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा योग करने पर, 2 और 2 4 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 कारें जो है अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल जो है दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक है, यानी कि एक की चाल जो है दूसरी से क्या है, 200 किलोमीटर अधिक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे योग पूछ लिया गया है, तो हमें जो है 200 किलोमीटर के अंतर से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दोनों कारों के चाल का योग पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितनी दी गई है, 4500 किलोमीटर, और ये 4500 किलोमीटर एक दूसरे के बीच की दूरी कितने समय में हो जाती है, 9 घंटे में। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों के जो है चाल का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, यानी कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, दोनों चालों की योग आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पूर्णांक n को जो है 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर से कैसे निकालेंगे, जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते थे कि वह संख्या कितनी है, असल में 9 + 4 यानी कि वह संख्या कितनी है, n 13 है, क्योंकि 13 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आ जाता है, 4 आ जाता है। यानी कि जो आपका भाजक है उसको शेषफल में जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू। तो n कितना आ गया, 13। तो अगर यहाँ पर 12 n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 13 आपका हो जाएगा 12 × 3 = 36, 120 और 36 तो 156। और इस 156 को क्या करना, 9 से विभाजित करके देखना है कि शेषफल कितना बचता है। तो शेषफल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 7 × 5 = 12, 2 × 1 = 3, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर से आपका कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। भाग करके देख लीजिएगा, 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, पहले 17 - 4 × 5.4 को 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 यानी कि 0.6 प्लस 19 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 19 × 6 आपका हो जाता है 114 यानी कि 11.14। 4 × 0.6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 - 4 × 0.6 तो कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 11.4। जोड़ देंगे 11 और 17 को तो कितना हो जाएगा, 28.4 हो जाएगा। माइनस क्या करना है, 2.4, तो 28.4 में से 2.4 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 26 यानी कि 26 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की जो है इतना गुना हो जाती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये जो है आपका कितना हो जाती है, ये जो आपका ऊपर वाला जो अंक दिया गया है वो असल में क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है,
और ये जो नीचे वाला जो अंक दिया गया वो असल में क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। और कितने समय के लिए ये हुआ है, तो 4 वर्षों में ये मिश्रधन इतना से इतना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फोर्थ रूट बैठा देंगे। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि ये जो है 14,461 जो है किसका पावर पर 4 अगर पुट करेंगे तो इतना मान आता है। तो ये तो हमें पता है कि 10,000 का किसका होगा, 10 का होगा, क्योंकि 10 पर पावर 4 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है 11 का पावर 4 करते, 11 का जब पावर आप 4 करेंगे तो 14,641 आपका आता है असल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, क्यूब 1331 होता है, और पावर 4 करेंगे तो 144641 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या आ गया, ये आपका 1 साल का अमाउंट, और ये आपका असल में क्या आ गया, प्रिंसिपल। यानी कि पहले साल में 10 यूनिट की राशि से 11 यूनिट क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ब्याज कितने यूनिट का मिल रहा है, तो 10 यूनिट से 11 यूनिट हो जाता है। यानी कि 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है। कितने मूलधन पर, 10 यूनिट के मूलधन पर। हमें क्या चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, दर, सुना सुना चला गया, यानी कि आपका दर कितना है, तो 10% आपका रेट यानी कि दर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले का एक बेलनाकार बीकर जिसमें जो है कुछ पानी भरा हुआ है में जो है इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह जो है क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास, बीकर जो यहाँ पर बता दिया गया कि बीकर कैसा था, बेलनाकार था, और ये जो है पहला ये जो शीशा था वो कैसा था, गोलाकार था। ये अलग है, ये आपका अलग है। ये जो है बीकर आपका कैसा था, बेलनाकार था, और पहला वाला जो था शीशा जो था गोलाकार था। तो वही जो है आपका बीकर का व्यास कितना बोला जा रहा है, 9 सेंटीमीटर है, और पानी का स्तर जो है 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। तो बीकर में डाले गए शीशे के गोले की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन कौन से पता होना चाहिए, आपको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर बदला जाता है। यानी कि हमें गोले का आयतन का फार्मूला चाहिए और बेलन का आयतन का फार्मूला चाहिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr²। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, बेलन का, बेलन के जो आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, आपका हो जाता है πr² हो जाता है। तो ये दोनों वॉल्यूम याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, आयतन पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई को इसी तरीके से रहने देंगे क्योंकि कट जाएगा बाद में आपका। तो r³ यहाँ पर जो है इसका गोले का जो है व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा क्या हो जाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27। और बोला जा रहा है कि ऐसे कितने गोले जो है बनाए जा सकते, तो हम लोग मान लेते हैं कि x गोले बनाए जा सकते। तो टोटल इधर वॉल्यूम हो गया जो कि किसके बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या है, πr², यानी कि इसकी जो है अगर बेलन का आयतन का बेलन का व्यास कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9/2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 9 = 81/4। और ये जो स्तर जो पानी में घट गया है, जो बेलनाकार बीकर था उसका जो है बढ़ गया, सॉरी घटा नहीं बढ़ गया, उसमें जो है बढ़ गया, वही हम लोग क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। तो हाइट यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। हल करेंगे, यश का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगी, आपकी गोले की संख्या होगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका, तो आपकी कितनी हो जाएगी 27 × 81 चला गया, पाई से पाई आपका कट गया, 4 × 8 = 32 आपका कट जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पर से, यहाँ पर से 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 3 × 9 दूनी 18, यानी कि गोले की संख्या कितनी आ गई 18, यानी कि 18 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि sec θ = 5x है, tan θ = 5/x है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10x × x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या होगा, आपका sec θ / 5 होगा। x का वैल्यू यहाँ पर अगर sec θ = 5x है तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, sec θ / 5। उसी तरीके से आपका जो है अगर tan θ = 1/5/x है तो आपका tan θ / 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/x होगा। तो x का भी वैल्यू ये है, 1/x का हमें वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करके लिखना है, यानी कि 10
इंटू यक्स का वैल्यू अगर सेक थीटा 5/5 है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बटा नीचे कितना हो जाएगा 5×5=25 माइनस 1/x का वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए 1/x² का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटा आपका कितना हो जाएगा 5×5=25। आपको पता होना चाहिए कि सेक नीचे जो आपका बेस कितना हो जाएगा 25 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सब फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका कितना मान हो जाएगा 1 और 10 क्या था इंटू में था, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5×5=25, यानी कि वैल्यू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2/5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये जो आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार में कुल वार्षिक आय जो है 12 लाख है। यदि बार ग्राफ परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाया गया, यानी कि जो है फादर है, मदर है यानी कि पिताजी है, माँ जी है, और सन यानी कि बेटा, डॉटर यानी कि बेटी है। और यहाँ पर जो है क्या दिया गया है कि टोटल जो है टोटल इनकम कितना है 100% है। उनमें से 33% पिताजी कमाते हैं, 23% माँ कमाती है, 24% बेटा और 20% बहन कमाती है यानी कि बेटी कमाती है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा जा रहा है कि उच्चतम तथा न्यूनतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर कितना है। तो उच्चतम यानी कि सबसे अधिक कौन कमाता है 33% पिताजी कमाते हैं, और सबसे कम कौन कमाता है डॉटर यानी कि बेटे 20% कमाती है। तो अधिकतम और न्यूनतम में अंतर कितने प्रतिशत का, ये 33%, ये 20%, यानी कि 13% का क्या है अंतर है। तो यही तो डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रुपये में लेकिन कितना डिफरेंस है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल रुपये कितना था, टोटल जो है इनकम कितना है 12 लाख है, यानी कि 12 पे 5 शून्य, ये आपकी क्या है टोटल इनकम है। इनका हमें क्या निकालना है 13%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 12 × 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 × 36, यानी कि 156 पर कितना शून्य 1 2 3 शून्य, यानी कि 1,56,000 रुपये क्या है पिताजी और बेटी का आपके जो है इनकम में अंतर है। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।